अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th क्लास का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन कैसे होती है, इस चीज़ को हमने डिस्कस करना है। इंट्रोडक्शन के अंदर दो चीज़ें लिखी हुई हैं ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग, कि हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो दो तरह का है। एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम का क्या काम है, इसने एब्जॉर्प्शन करनी होती है डाइटरी मटेरियल की और उसकी ट्रांसपोर्ट करवानी होती है, और वो एट द एंड जाके ब्लड में भी होती है, ब्लड आगे ट्रांसफ़र करता है। लेकिन जो लिम्फेटिक सिस्टम है एक्चुअल उसका क्या काम है, अब्जॉर्प्शन और आगे फिर ट्रांसपोर्ट। तो हमारा यहाँ पे जो कंसर्न है वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हमने उसको डिस्कस करना है, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर स्ट्रक्चर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें जिसको मैंने BCS से लिखा है, इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें ब्लड है, हार्ट है और ब्लड वेसल्स हैं। इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सबसे पहला हमारा कंसर्न है वो हमारे पास है ब्लड, के ब्लड क्या होता है, ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। ब्लड क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है। कनेक्टिव से आप ये याद रखें कनेक्शन, तो ब्लड क्या करता है, पूरी बॉडी में कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसे आप लोग क्या कहते हैं कि ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है। और मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा है कि ब्लड एक्ट एज ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर के तौर पर एक्ट करता है। अब ट्रांसपोर्टर के तौर पर एक्ट करता है, इसका क्या काम है, एक तो ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ करता है, लंग्स टू हार्ट और फिर हार्ट टू बॉडी, और बॉडी से वापस हार्ट तक, हार्ट से फिर लंग्स तक वो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो उससे में उलट कर लें, बॉडी से हार्ट और हार्ट से लंग्स। इसके अलावा किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। तो आप लोग ये जो इसके फंक्शन में लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का फंक्शन क्या है, इट कैरीज इम्पोर्टेंट मटेरियल टू वेयर दे आर नीडेड, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल बॉडी सेल्स एंड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स फॉर रिमूवल। Blood also delivers nutrients from the digestive system to the cells, hormones from glands to target organs and waste product from cell to kidney for excretion, waste material को भी रिमूव करवाता है। तो ब्लड की जो सेकंड, ये ब्लड एंड कंपोनेंट्स की जो सेकंड लाइन है वहाँ से लेकर पैराग्राफ के एंड तक आपकी हेडिंग होगी फंक्शन ऑफ ब्लड। फिर आगे हम इसकी कंपोजिशन की बात करें कि बना हुआ किस चीज़ से है, तो कंपोजिशन में दो चीज़ें हैं, प्लाज्मा एंड सेल लाइक बॉडीज, या आप ये कह सकते हैं ब्लड सेल्स। दो चीज़ें बताई हैं मैंने, प्लाज्मा एंड सेल लाइक बॉडीज। प्लाज्मा क्या है, ये हमारे पास इसकी परसेंटेज होती है 55% और 45% हमारे पास सेल लाइक बॉडीज़ हैं। तो प्लाज्मा क्या है और सेल लाइक बॉडीज़ क्या है, इसको हमने डिस्कस करना है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ कि एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना ब्लड पाया जाता है, उसमें 5 लीटर। ऑलमोस्ट आपकी बॉडी के अंदर जो अडल्ट लोग हैं, नॉर्मल जिनकी सेहत है, उनमें कितना होता है ब्लड, 5 लीटर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है ये। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ब्लड प्लाज्मा क्या है और किस चीज़ से, इसकी कंपोजिशन क्या है, ये हम लोग डिस्कस
करते हैं। हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात की, जिसमें हमारे पास प्लाज्मा है, ब्लड सेल्स और सेल लाइक बॉडीज़ हैं। प्लाज्मा क्या है? 55% और ब्लड सेल्स और सेल लाइक बॉडीज़ 45% है। प्लाज्मा क्या कहते हैं? इट इज़ अ लिक्विड पोर्शन ऑफ प्लाज्मा। लिक्विड पोर्शन क्यों है? क्योंकि इसमें वाटर मौजूद है। मैक्सिमम वाटर होता है 91%। प्रोटीन्स हैं 8% और अदर थिंग्स हैं जिसमें हार्मोन्स, साल्ट्स वगैरह हैं, वो कितने हैं? 1%। ये इनकी परसेंटेज एग्जैक्ट दी हुई है, लेकिन अगर आपके पैराग्राफ के अंदर आप देखें तो इनकी परसेंटेज रेंज में लिखी हुई है कि एग्जैक्ट ये नहीं है। वाटर हमारे पास होता है 92% मतलब वेरी करता है। प्रोटीन्स हो सकते हैं 7 to 9% और जो अदर सब्सटेंसेस हैं वो हमारे पास कितनी रहती हैं? 1%। मतलब वाटर भी वेरी करता है और प्रोटीन्स की भी रेंज है। एग्जैक्ट भी लिखी हुई है, रेंज में भी लिखा हुआ है। अगर एग्जैक्ट वैल्यूज़ के साथ आपको एमसीक्यूज पूछा जाए तो फिर आपने ये याद रखनी है। अगर रेंज में पूछा जाए 90 to 92% क्या होता है? वाटर होता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें कि कौन कौन से सब्सटेंसेस मौजूद हैं और उसमें फॉर एग्जांपल जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन के अंदर क्या क्या मौजूद है, तो उसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें प्लाज्मा के अंदर, हमने कहा वाटर है। वाटर की तो कंपोजिशन देखने की ज़रूरत नहीं है कि वाटर है, वाटर मौजूद है। प्रोटीन्स की बात हुई तो कौन से प्रोटीन मौजूद हैं? तो हमारे पास 3 किस्म के प्रोटीन मौजूद होते हैं ब्लड के अंदर। एंटीबॉडीज़, फिब्रिनोजन और एल्ब्यूमिन। जो एंटीबॉडीज़ है ये इम्पोर्टेंट प्रोटीन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और इसका क्या काम है? डिफेंड बॉडी। ये हमारी बॉडी को क्या करता है? डिफेंड करता है किसके अगेंस्ट? पैथोजन। कोई भी बीमारी है, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह वो हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो उसको डिफेंड कौन करता है? एंटीबॉडीज़। और वो कहाँ मौजूद है? ब्लड के अंदर मौजूद है, ब्लड प्लाज्मा में। सेकंड हमारे पास है फिब्रिनोजेन। इसका क्या काम है? ब्लड क्लॉटिंग। क्या आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर आपको ज़ख्म हो जाए, कट लग जाए तो उस पे क्या होता है? क्लॉट बन जाता है, तो वो कौन हेल्प करता है? फिब्रिनोजेन करता है। फिर हमारे पास है एल्ब्यूमिन। थर्ड एल्ब्यूमिन, और इसका क्या काम है? ये ऑस्मोटिक प्रेशर मीन के वाटर प्रेशर को बॉडी ब्लड के अंदर मेंटेन रखता है। एंटीबॉडीज़ का क्या काम है? डिफेंड बॉडी। फिब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग, एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर फिब्रिनोजन को ब्लड प्लाज्मा से रिमूव कर दिया जाए तो जो बाकी प्रोडक्ट बनता है उसे आप लोग क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा जाता है व्हाट इज सीरम, तो साइड बॉक्स के अंदर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इफ फिब्रिनोजन इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा द रेस्ट इज कॉल्ड सीरम। तो अगर हम साल्ट्स की बात करें, प्रोटीन्स की हो गई, साल्ट्स कौन कौन से मौजूद होते हैं? तो हमारे पास क्या है? सोडियम मौजूद है। ब्लड के अंदर सोडियम पाया जाता है, क्लोराइड आयन पाया जाता है, बाइकार्बोनेट आयन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है और जिंक होते हैं। ये ज़्यादा मिकदार में होते हैं और जो हमारे पास कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम वगैरह ये हमारे पास क्या होते हैं? थोड़े कम मिकदार में मौजूद होते हैं। प्रोटीन्स और साल्ट्स की बात करने के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर जो प्लाज्मा है न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, वेस्ट भी पाए जाते हैं और हार्मोन्स भी। न्यूट्रिएंट्स कौन से पाए जाते हैं जी? ग्लूकोज हो गया, लिपिड हो गया, अमाइनो एसिड हो गया। अब ये न्यूट्रिएंट्स आए कहाँ से हैं? तो ये आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अब्जॉर्प्शन होती है, तो वो एब्जॉर्प्शन हो के डाइजेस्टिव सिस्टम से ये क्या होते हैं? ब्लड में आते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स वहाँ से है। वेस्ट मटेरियल आपका है, तो वेस्ट मटेरियल में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी हो सकती है, या हम बात करें यूरिया की, जो ब्लड के थ्रू ही कहाँ तक जाती है? किडनी तक, और किडनी से रिमूव हो जाती है। हार्मोन्स की बात करें कि हार्मोन्स कौन से होते हैं? हार्मोन्स हमारे पास डिफरेंट हार्मोन्स हैं, जैसे एसटीएच हार्मोन है, टीएसएच सॉरी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इस तरह एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह। और ये आते कहाँ से हैं ब्लड के अंदर? ये एंडोक्राइन ग्लैंड से
रिलीज़ होती हैं और ब्लड का पार्ट बन जाते हैं और ब्लड इन्हें उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, कहाँ जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है। तो न्यूट्रिएंट्स में क्या चीज़ है? ग्लूकोज, लिपिड, अमाइनो एसिड वगैरह, जो कहाँ से बॉडी में अब्जॉर्ब हुए? डाइजेस्टिव सिस्टम से। वेस्ट मटेरियल बॉडी के सेल्स का ही प्रोडक्ट होता है, जो प्लाज्मा में इंटर होके किडनी वगैरह तक जाता है और हार्मोन्स एंडोक्राइन से इंटर होते हैं और प्लाज्मा के थ्रू मूव करते हुए जहाँ इनका डेस्टिनेशन है, जहाँ इनकी ज़रूरत है, वहाँ तक मूव करते हैं। इसके अलावा बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है? रेस्पिरेटरी गैसेस पाई जाती हैं। रेस्पिरेटरी गैसेस की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन हमें ये पता है कि जो कार्बन ऑक्सीजन है उसे तो रेड ब्लड सेल्स मूव करवाते हैं, तो वो प्लाज्मा में क्या कर रही है? तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि होता वो रेड ब्लड सेल ही उसे मूव करवाते हैं, लेकिन कुछ क्या होती है 1.5% जो है वो रेस्पिरेटरी गैसेस प्लाज्मा में मौजूद होती हैं और यही बात कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है कि रेड ब्लड सेल ही वापस मुँह लेके आ रहे होते हैं, लेकिन 5.7% वो क्या होती है? डिसॉल्व होती है किस में? प्लाज्मा के अंदर। ये दोनों गैसेस इतने परसेंट किस में है? प्लाज्मा में। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखना है। ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ट्रांसपोर्ट करवाता है? एक्चुअली रेड ब्लड सेल, लेकिन कुछ ना कुछ ये क्या होती हैं? डिसॉल्व होती हैं प्लाज्मा में। ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 1.5% और कार्बन डाइऑक्साइड 5.7% और 5.7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में नहीं होती, बल्कि बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होती है, HCO3 नेगेटिव। इस फॉर्म में ये क्या होती है? प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती है, जिसमें हमने ये बात की है कि साल्ट्स मौजूद हैं। तो ये साल्ट्स की फॉर्म में क्या होती है? बॉडी के अंदर प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती है। तो ये हमारा जो टॉपिक था ये था प्लाज्मा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडी। ये क्योंकि हम कंपोजिशन किसकी डिस्कस कर रहे हैं? ब्लड की। तो ब्लड की कंपोजिशन में पहला पार्ट था प्लाज्मा, जो कितने हैं परसेंट है? 55%। तो ब्लड का 55% पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, तो बाकी हमारे पास कितने रह गए? 45%। उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम ब्लड सेल्स और सेल लाइक बॉडीज़ की अगर बात करें तो हमारे पास जो ब्लड सेल्स हैं उसमें या तो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होंगे या वाइट ब्लड सेल्स होंगे और सेल लाइक बॉडीज़ में हमारे पास प्लेटलेट्स होंगे, क्योंकि जो प्लेटलेट्स हैं वो सेल नहीं है लेकिन सेल लाइक फ्रैगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे बड़े सेल्स के छोटे छोटे पीसेज होते हैं जिन्हें आप लोग सेल लाइक बॉडीज़ कहते हैं और उसका नाम प्लेटलेट्स का दिया जाता है। तो ब्लड सेल्स में हम लोगों ने रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स को डिस्कस करना है। तो पहला हमारे पास जो सेल है वो है जी रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स को आप लोग जो दूसरा नाम देते हो वो नाम है इसका इरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स इज आल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स। इसके अगर शेप की बात की जाए तो ये क्या होता है? डिस्क शेप होती हैं और विद और इसमें दरमियान में क्या होता है? डिप्रेशन होता है, विद डिप्रेशन इन सेंटर। सेंटर में क्या होता है जी? डिप्रेशन होता है। गोल डिस्क शेप होंगे, बाइकनकेव होते हैं और दरमियान में क्या होता है? डिप्रेशन होती है, जगह अंदर की तरफ धंसी हुई होती है। और सेकंड हमारे पास थर्ड बात करें कि ये ट्रांसपोर्ट क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है? ये फंक्शन की हेडिंग हो सकती है कि इसका फंक्शन क्या है रेड ब्लड सेल का। तो इसका काम है किसने ट्रांसपोर्ट करना है? किसे ट्रांसपोर्ट करना है? ऑक्सीजन को और कुछ हद तक कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है? तो ऑक्सीजन को ये हेमोग्लोबिन की वजह से ट्रांसपोर्ट करता है। हेमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को खुद के साथ बाइंड करता है और उसे ट्रांसपोर्ट करवाता है। और हेमोग्लोबिन जब इसमें ऑक्सीजन मौजूद होता है, जब खुद के साथ ये ऑक्सीजन अटैच करवा लेता है तो ये क्या हो जाता है? ब्राइट रेड हो जाता है। ब्राइट रेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये डार्क रेड हो जाता है जब इसमें क्या होता है? इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच
होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर 4 to 5.5 मिलियंस रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। पूरे ब्लड के अंदर नहीं, बल्कि पर मिलीमीटर क्यूब, 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड के अंदर ये कितने होते हैं? आप ये कह रहे हैं छोटे से ड्रॉप के अंदर 4 to 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। और ये फार्म कहाँ पे होते हैं, बनते कहाँ पे हैं? अगर छोटा बच्चा है, उसकी पैदाइश हुई है, तो ये लीवर एंड स्प्लीन में। लीवर का आपको पता है कि एक जिगर होता है, और स्प्लीन आप कहते हैं तिल्ली को। अगर आप लोगों ने बकरे खाए हैं या कभी बकरा ज़िबा हुआ होता हुआ दिखा है, तो जब उसका एब्डोमेन खोला जाता है तो पेट काटा जाता है, तो उसमें से क्या होता है, तिल्ली निकलती है, उसको आप स्प्लीन कहते हैं। तो जब ये चाइल्ड में क्या होती है, यहाँ पे प्रोडक्शन होती है। अडल्ट पर्सन के अंदर ये होती है रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो कौन सी होती हैं? आपकी चेस्ट कैविटी के स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्राई के अंदर ये क्या होती है, रेड बोन मैरो के अंदर क्या होती है, इनकी फॉर्मेशन होती है रेड ब्लड सेल्स की। रेड बोन मैरो कौन कौन सी हैं? आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ रेड बोन मैरो, या कोई एग्जांपल दें, एग्जांपल ऑफ रेड बोन मैरो, तो आप बताएंगे स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिब्राई। और इनकी फॉर्मेशन ये अडल्ट में हो रही है। और अगर बात की जाए चाइल्ड में, तो चाइल्ड में या तो ये लीवर में प्रोड्यूस होगी या स्प्लीन के अंदर। चाइल्ड में कहाँ प्रोडक्शन हुई? लीवर या स्प्लीन। अडल्ट में रेड बोन मैरो यानी स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिब्राई, ये इनकी फॉर्मेशन हो गई, तो उसके बाद क्या किया जाता है? इसके अंदर मौजूद न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिस को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, ताकि उसकी जगह पे हेमोग्लोबिन को फिल अप कर दिया जाए और वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवा सके। एवरी लाइफ की बात की जाए कि इसकी एवरी लाइफ कितनी है, तो वो 120 डेज़ होती है। और ऑलमोस्ट ये कितने मंथ बनती है? 4 मंथ। और जब ये इसकी एज मुकम्मल हो जाती है, तो इसे भेज दिया जाता है लीवर या स्प्लीन में, ताकि वहाँ पे इनके क्या हो जाए, इनकी डेथ करवाई जाए। लीवर और स्प्लीन में डेथ होती है रेड ब्लड सेल्स की, इसलिए लीवर को ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। रेड ब्लड सेल क्या है? एरिथ्रोसाइट्स इसका दूसरा नाम है। शेप इसकी डिस्क शेप है, और डिप्रेशन होता है सेंटर में, और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है और हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करवाता है। और अगर हेमोग्लोबिन की प्रोडक्शन कम हो जाए, रेड ब्लड सेल्स में ये कम हो, तो उसकी वजह से जो बीमारी होती है उसे आप लोग क्या कहते हैं जी? थैलेसीमिया कहते हैं। थैलेसीमिया में एक्चुअल होता क्या है, जो ट्रांसपोर्ट है ऑक्सीजन की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ये 4 to 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में पाए जाते हैं। चाइल्ड में ये लीवर और स्प्लीन में बनते हैं, और एडल्ट में रेड बोन मैरो में। और न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिस इसकी क्या हो जाती हैं, ख़त्म कर दी जाती हैं, ताकि उसमें हेमोग्लोबिन को ऐड किया जा सके। और हेमोग्लोबिन का क्या काम है? कैरी ऑक्सीजन। और इसके साइड बॉक्स में इंफॉर्मेशन है जो एमसीक्यू से रिलेटेड है कि एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर कितने ट्रिलियन सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं 30 ट्रिलियंस। और हर सेकंड के अंदर 2 मिलियंस रेड ब्लड सेल्स की क्या होती है, डेथ होती है। तो यहाँ तक हमारा था रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस करना है, वो हमारे पास है जी वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स क्या हैं, इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, इसके पॉइंट्स को। वाइट ब्लड सेल्स का जो दूसरा नाम है उसे आप लोग क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। और ये क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। जबकि रेड ब्लड सेल्स उन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि वो क्या हैं, रेड है। और वाइट कलरलेस, जैसे पानी को आप कहते हैं कि वो वाइट है, वो वाइट नहीं होता, कलरलेस होता है। इसी बेस पे आप रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं कि कलरलेस है, लेकिन उसका नाम क्या दिया जाता है? वाइट ब्लड सेल्स। और इसकी कोई शेप नहीं होती, इरेगुलर शेप होती है। जबकि रेड ब्लड सेल्स की कौन सी शेप थी? डिस्क शेप था। और ये बनते कहाँ पे हैं? ये रेड बोन मैरो में बनते हैं। रेड बोन मैरो बताया मैंने, वो कौन कौन से हैं? स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्राई।
उसके अलावा ये मैच्योर कहाँ पे होते हैं जाके, ये मैच्योर होते हैं जी लिम्फ नोड्स में, मतलब लिम्फ सिस्टम में, उसके नोड्स में, टॉन्सिल्स में, थाइमस में और स्प्लीन में। ये क्या होते हैं जी, मैच्योर होते हैं। और अगर इसके एवरेज नंबर की बात की जाए कि ये कितने होते हैं, ये 7000 होते हैं। अब ये 7000 क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स वही पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में पाए जाते हैं। तो ये उसके मुकाबले में, रेड ब्लड सेल के मुकाबले में बहुत कम है, वो मिलियंस में थे, ये थाउजेंड में है। तो एक टर्म दी हुई है कि इसका साइज क्या होता है, लार्ज इन साइज बट लेस इन नंबर। कि वाइट ब्लड सेल्स साइज में तो बड़े हैं लेकिन नंबर में क्या है, कम है। वो नंबर कितना है, 7000 है। और इनका फंक्शन क्या है, डिफेंड बॉडी। ये लिम्फ में भी पाए जाते हैं, तो लिम्फेटिक सिस्टम का भी क्या काम होता है, डिफेंड बॉडी करना। वो क्यों करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स की वजह से करते हैं, अगेंस्ट डिजीज़ वगैरह। और लाइफ स्पैन क्या है, ये लाइफ स्पैन इसका डिपेंड करता है फंक्शन क्या है, लेकिन एक्चुअल जो इसका है वो है ऑलमोस्ट कुछ मंथ्स से लेकर सेवरल मंथ्स टू ईयर्स, मतलब कुछ महीनों से कुछ सालों तक हो सकता है। मतलब काम पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसका काम है डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करना। तो फाइट करते हुए कभी भी ये शहीद हो सकता है। तो शहीद तब भी होता है, डेथ तब भी होती है जब किसी के साथ आपने लड़ना है। तो लाइफ स्पैन इसका नीड के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसकी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, एक है ग्रैनुलोसाइट्स और दूसरी है ई ग्रैनुलोसाइट्स। इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। 2 टाइप्स हैं, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। अब जो ग्रैनुलोसाइट्स है, तो ये वर्ड आ रहा है ग्रैन्यूल्स। तो जो इसका साइटोप्लाज्म है उसमें क्या होते हैं, हैव ग्रैन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं, मतलब दानेदार स्ट्रक्चर मौजूद होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। और इसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। अब जो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड क्लियर इन्फेक्शन साइट। कि बैक्टीरिया को किल करके इन्फेक्शन साइट को क्लियर कर देते हैं। जैसा कि पुलिस का काम है, पुलिस कहीं लड़ाई हो जाए तो वो वहाँ जाके क्या करते हैं, जो लड़ाई करने वाले उन्हें भगाते हैं और वो जगह क्लियर कर देते हैं। ये न्यूट्रोफिल्स का काम है। इसिनोफिल्स का क्या काम है, इसिनोफिल्स क्या करते हैं, फाइट विद पैरासाइट, पैरासाइट के साथ फाइट करते हैं और एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। मतलब पैरासाइट की वजह से आपको क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, और उसके अगेंस्ट कौन वर्क कर रहा होता है, इसिनोफिल्स। और बेसोफिल्स क्या है, इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब है कि स्वेलिंग हो जाती है और एलर्जिक रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल आपको किसी चीज़ ने काट लिया है तो उससे क्या होगा, तो आपको वहाँ पे जहाँ पे किसी चीज़ ने काटा वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी और आपको एलर्जी फील होगी। तो ये ग्रैनुलोसाइट्स में 3 किस्म के सेल्स हैं जो वर्किंग करते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। सेकंड हमारे पास है वाइट ब्लड सेल की टाइप ए ग्रैनुलोसाइट। इसका क्या होता है, क्लियर साइटोप्लाज्म है। इसमें 2 तरह के सेल्स वर्किंग कर रहे हैं जी, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या कर प्रोड्यूस करती हैं, मैक्रोफेज प्रोड्यूस करते हैं। और मैक्रोफेज क्या करती है, जर्म्स और डेड सेल को इंगल्फ कर लेती है, इंगल्फ जर्म एंड डेड सेल्स। और यही सेल्स जब फाइट करते हुए डेड हो जाते हैं तो इनकी ही, और यही मोनोसाइट और मैक्रोफेज वहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं, और जिसकी वजह से क्या होती है, पस की प्रोडक्शन हो जाती है। आप देखते हैं कि आपको इन्फेक्शन होती है उसके ऊपर पस पड़ जाती है, तो वो क्यों पड़ रही है, क्योंकि मैक्रोफेज फाइट करते हुए उनकी डेथ हुई और वो इकट्ठे होकर उन्होंने क्या बना दिया, पस बना दिया। सेकंड हमारे पास है लिम्फोसाइट्स। ये क्या है, ये एंटीबॉडीज़ के तौर पर एक्ट करते हैं अगेंस्ट पैथोजन, ये पैथोजेंस के अगेंस्ट किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करते हैं।
तो मैक्रोफेजेस लाई इन द प्रोसेस ऑफ किलिंग द germs. The dead cell accumulate and make the white substance called pus seen at infection site. ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपका साइड बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है व्हाट इज़ पस। तो आप बताएंगे कि मैक्रोफेज फाइट करते हुए किल हो जाती हैं और यही डेड सेल जब इकट्ठे हो जाएंगे वो एक वाइट सब्सटेंस बना देंगे, उसे आप लोग क्या कहते हैं, पस कहते हैं। और ये मैक्रोफेज आती कहाँ से है, मोनोसाइट से। और मोनोसाइट किसकी टाइप है, ए ग्रैनुलोसाइट की। और लिम्फोसाइट का क्या काम है, ये एंटीबॉडीज हैं पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स को हम लोग कहते हैं ये सेल नहीं है, सेल लाइक बॉडीज़ हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट हमारे पास है कि इसका दूसरा नाम क्या, आल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स। हमने फर्स्ट पॉइंट हमेशा अब तक ये 3 टॉपिक्स पढ़े हैं, तीनों में उसका सेकंड नेम लिखा है। रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स। और दे आर नॉट होल सेल्स, ये कंप्लीट सेल नहीं है, बल्कि ये क्या हैं, दे आर स्मॉल फ्रैगमेंट्स। ये छोटे छोटे पीसेज हैं किसके जी, ऑफ लार्ज सेल्स ऑफ बोन मैरो, ऑफ बोन मैरो सेल्स। ये बोन मैरो सेल्स के क्या हैं, स्मॉल फ्रैगमेंट्स हैं। और प्लेटलेट्स के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, प्लेटलेट्स लैक न्यूक्लियस। और इसका लाइफ स्पैन कितना है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 7 to 12 डेज़ के ऊपर मुश्तमिल होता है। और एवरेज नंबर इसके कितने हैं, ये 250,000, यानी 2,50,000 प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब में मौजूद होते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन की बात करें तो ये क्लॉट फार्मेशन करता है। और क्लॉट फार्मेशन कहाँ पे करता है, एट वाउंड, जहाँ पे आपको ज़ख़म हुआ है वहाँ पे ये क्या करता है, क्लॉट फार्मेशन करता है। वो क्लॉट फार्मेशन कैसे होती है उसको हमने डिस्कस करना है। आपकी कोई वेसल क्या हो गई, डैमेज हो गई, क्योंकि ब्लड तभी निकलता है जब ब्लड वेसल डैमेज होती है। ब्लड वेसल डैमेज हुई, अब वहाँ पे क्या हुए, गैदर्ड प्लेटलेट्स वहाँ पे इकट्ठा हो गया। अब प्लेटलेट्स जो इकट्ठा हुए हैं वो साथ अपने साथ किस को मिलाएंगे, रेड ब्लड सेल्स को। रेड ब्लड सेल्स उसके साथ मिल गया और ये साथ क्या करेंगे, रेड ब्लड सेल्स भी साथ मिलेंगे। लेकिन जो प्लेटलेट्स इकट्ठे हुए हैं इनका क्या काम है, जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर फिब्रिनोजेन मौजूद है, हमने पढ़ा था एक प्रोटीन है फिब्रिनोजेन, तो वो मौजूद है, उसको कन्वर्ट करेंगे फिब्रिन में। और ये फिब्रिन और रेड ब्लड सेल्स मिलकर एक नेट बनाएंगे। और नेट बनाने के बाद ये उस जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे जहाँ पे आपका ज़ख़म है और उसको हार्ड कर देंगे। अब ये जो फिब्रिन और रेड ब्लड सेल्स का एक मिक्सचर बन गया है, ये रेड ब्लड सेल्स हार्ड हो जाएंगी और ज़ख़म को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब ये जो हार्ड सरफेस बनी है इसे आप लोग क्या कहते हैं, हार्ड मास को क्लॉट कहते हैं। और क्लॉट का क्या काम है, प्रिवेंट ब्लीडिंग, और ये क्या करता है, ब्लीडिंग को रोकता है। और ये तब तक मौजूद रहता है जब तक आपका ज़ख़म ठीक नहीं हो जाता, ब्लड वेसल्स रिपेयर नहीं हो जाती। और जब ब्लड वेसल रिपेयर हो जाती है तो आपका ये क्लॉट खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं आपका ज़ख़म के ऊपर वो ऊपर क्लॉट बन जाता है, जब ये आपका ज़ख़म ठीक हो जाता है तो वो क्लॉट खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। तो ये क्लॉट फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, प्लेटलेट्स। ब्लड वेसल को डैमेज हुई, वहाँ पे प्लेटलेट्स इकट्ठे होंगे, वो फिब्रिनोजेन को कन्वर्ट कर देंगे फिब्रिन में। फिब्रिन क्या करेगा, साथ रेड ब्लड सेल्स को ट्रैप करेगा और एक मैस बना देगा। और वो फिब्रिन और रेड ब्लड सेल्स का जो मास हार्ड हो जाएगा उसे आप लोग क्या कहेंगे, क्लॉट कहेंगे। और क्लॉट का क्या काम है, प्रिवेंट ब्लीडिंग। और ये तब तक मौजूद रहेगा जब तक ब्लड वेसल आपकी रिपेयर्ड नहीं हो जाती। यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।